हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि जो हमने हिंदी साहित्य का आदिकाल शुरू कर रखा है और बहुत सारे जीवन परिचय भी आरो भाग 1 के मैं डाल चुकी हूं, वो वीडियो आप सभी ने देख ली होंगी। देवनागरी लिपि से संबंधित जो भी मैटर बनता था या जहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है, मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है आपका। हिंदी लिपि देवनागरी से संबंधित जो संस्थाएं थी उसके प्रचार और प्रसार के लिए उस देवनागरी लिपि में जो भी संशोधन समय समय पर हुए हैं वो सारे मैं आप अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी ने देख ली होगी। और आज हम शुरू कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में दिया गया है NCERT का सिलेबस अभिव्यक्ति और माध्यम का। उसी का जो प्रथम लेसन है हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और पाठ का नाम है जनसंचार के माध्यम और लेखन। जनसंचार, देखना यहाँ हम पाठ को पहले क्लियर कर लेते हैं। जनसंचार, जन मतलब जनता, संचार मतलब ये चर धातु से बना है और चर का अर्थ होता है चलना। मतलब अब चलना क्या, आदमी तो चलेगा नहीं। संचार किसका होता है, हमारे ध्वनि का संचार होता है और भी कई सारी चीज़ों का संचार होता है। जिस तरह से बिजली का संचार होता है तारों के माध्यम से, उसी तरह से हमारी जो वार्तालाप होती है, हमारी जो अनुभूति होती है, हमारी जो इच्छाएं होती हैं या हमारी वार्तालाप होती है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, वो ही हमारा क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। और एक बहुत बड़े पैमाने पर बहुसंख्यक लोगों तक पहुंचाना, वो जन संचार कहलाता है। तो जन संचार मतलब जनता तक, यानी कि बहुसंख्यक लोगों तक किसी भी बात को पहुंचाना, तो जन संचार कहलाता है। और उस बहुसंख्यक लोगों तक उस बात को पहुंचाने के लिए हम किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं, या तो रेडियो का प्रयोग करें या टेलीविज़न का प्रयोग करें या पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग करें, वो कुछ भी माध्यम हो सकता है। तो ये कहलाता है आपका जन संचार और माध्यम। आपको पाठ का नेम शायद क्लियर हो गया होगा, जन संचार और माध्यम। इतने शब्दों की पावर आपके पास होनी चाहिए बोलने के लिए किसी भी टॉपिक के ऊपर। अब है जन संचार माध्यम, मैंने आपको बता दिया कि जनता तक अपनी इच्छाओं को, अपने संदेश को पहुंचाने के लिए जिस माध्यम की जरूरत पड़ती है उसे तो हम माध्यम कहते हैं। और माध्यम क्या हो सकता है, टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, पत्र पत्रिकाएं हो सकता है। अब इन सब माध्यमों के लिए जो लेखन होता है, रेडियो टीवी के लिए, टीवी के माध्यम से अगर हम जनता तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो उसका लेखन अलग होगा। और रेडियो के लिए, रेडियो के माध्यम से अगर हम संदेश पहुंचा रहे हैं तो उसका लेखन थोड़ा अलग प्रकार से होता है। और अगर पत्र पत्रिका के माध्यम से हम अपना संदेश पहुंचा रहे हैं जनता तक, तो उसका लेखन अलग प्रकार का होता है। और ये सब हम पढ़ेंगे। और हमारी इस पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है अपने विचारों को प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, दूसरों के सामने अपने विचारों को प्रकट करना, दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाना, ये कहलाता है अभिव्यक्ति। और माध्यम, माध्यम का मतलब है कि हम अपने विचारों को दूसरों तक किस प्रकार से पहुंचा रहे हैं, वो हमारा होता है माध्यम। और जब हम संदेश जो दूसरों तक पहुंचाएंगे किसी माध्यम के द्वारा, तो उस संदेश को पहले या तो हम फोन के माध्यम से भेजेंगे तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से अगर दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो वो कहलाता है उस समाचार का, उस संदेश का लेखन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अभिव्यक्ति और माध्यम क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। जो हमारा HPSC का सिलेबस गिवन है उसमें आपका सब्जेक्टिव, HPSC जो सब्जेक्टिव होगा उसमें आपका लिखने का है। और इतना अगर आपको बोलना आता है तो आप आराम से लिख सकते हो।
तो आपको केवल रटी रटाई बातों पर नहीं चलना है, हर चीज़ की डिटेल पढ़ना है। अगर डिटेल आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास शब्द शक्ति इतनी ज़्यादा होगी कि आराम से आप उस टॉपिक का बखान कर सकते हो, वर्णन कर सकते हो, लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं, आइए और हमारे साथ निरंतर बने रहें। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कह रही हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना पाठ, जो हमें टॉपिक पढ़ना है। तो वह हमारे सिलेबस का फर्स्ट ही लेसन है अभिव्यक्ति और माध्यम का, और उसका नाम है जनसंचार एवं माध्यम। तो आप देख लीजिएगा, ये पहले ही बात हम देख लेते हैं। जनसंचार और माध्यम हमारे पाठ का नाम है। अब इसमें देखते हैं, शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी जो HPSC का पेपर हुआ था उसमें कविता के नाम से कि कविता एक कोने में घात लगाए बैठी है, न जाने कब हमारे मन में उतर जाए। तो ये पंक्तियाँ किसकी थी? ये भी सेम उसी उसका लुई बर्खास्त शायद उसका नाम था, उनकी ये पंक्तियाँ थी। तो इस तरह की पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं, तो इस पंक्ति को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। मतलब मीडिया अकेला क्या कर सकता है? कह रहा है कि मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। ये विचार किसके थे? एक वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी का। जब आपकी एक बात यहाँ ध्यान दे लेते हैं हम, वरिष्ठ लिखा हुआ है, वर्तनी शुद्धिकरण में ये बहुत पूछा जाता है ये अक्षर। तो वरिष्ठ आप देख लें, ये शायद आपको इंट्रोडक्शन जो है, इसकी प्रस्तावना जो है पाठ की, आपको समझ में आ गई होगी। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, एक दूसरी बातों की कनेक्टिविटी करते हुए, अंतर संबंध बताते हुए हम चलेंगे और अपना पाठ को पढ़ेंगे। अब हमारा आता है, इस पाठ में देख लेते हैं, एक बार एक दृष्टि डाल लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं संचार। संचार क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है, उसका महत्व क्या है, और संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं। स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोर, ये हम पढ़ेंगे आगे पाठ में पूरी डिटेल के साथ। तो ये संचार के तत्व होते हैं। और संचार के प्रकार कौन कौन से हैं? एक सांकेतिक संचार होता है, मौखिक और अमौखिक संचार होता है, अंतर व्यक्तिक संचार होता है, अंतर व्यक्तिक संचार होता है, और समूह संचार और जन संचार। तो ये क्या हैं? ये कितने प्रकार के हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार हैं। संचार के प्रकार कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। और इसके तत्व कितने हैं? स्रोत, एनकोडिंग 2, संदेश 3, माध्यम 4, प्राप्तकर्ता, फीडबैक, और ये 4 और 7 हो गए। तो ये इसके तत्व हैं। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखते हुए हम बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। तो आगे है, एक तो हम क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया संचार क्या होता है, उसका क्या महत्व है, क्या परिभाषा है, संचार के तत्व कौन से होते हैं, और संचार के प्रकार 6 प्रकार बताए मैंने संचार की क्या विशेषताएं होती हैं। हर किसी बात को तो हम संचार नहीं कह सकते, तो संचार की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। संचार के कुछ कार्य भी होते हैं। संचार मतलब संदेश अगर हम एक से दूसरे तक पहुंचा रहे तो उसके क्या कार्य हैं। तो संचार के कार्य और जन संचार के कार्य, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ा सा ही अंतर है। संचार का कार्य तो मतलब संदेश एक दूसरे तक पहुंचाना, और जन संचार का मतलब होता है बहुसंख्यक लोगों तक संदेश को पहुंचाना। तो जन संचार का कार्य है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तैयार करना, निगरानी करना और विचार विमर्श के मंच तैयार करना। तो ये हमारे जन संचार के कार्य हैं। अब आता है भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। मैंने आपको पाठ के शुरू में भी बता दिया कि जनसंचार मतलब पब्लिक तक, जो हमें बहुसंख्यक लोगों तक जो संचार पहुंचाना है या जो संदेश पहुंचाना है, उसके माध्यमों का विकास हमारे यहाँ पर भारत में कैसे हुआ, कब हुआ और कितने चरणों में हुआ। तो कौन कौन से हैं माध्यम? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट। तो ये हमारे जनसंचार के माध्यम हैं। और जनसंचार माध्यमों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम इस पाठ में देखेंगे। तो शुरू करते हैं
अपने इस टॉपिक को एक नज़र में देख लेते हैं। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। एक बात और बता देती हूँ, इतने बड़े लेसन की रीडिंग करने से हम अच्छा है कि थोड़ा उन बातों पर फोकस करें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब एचपीएससी अगर स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पर बनने की संभावना होती है। या तो आपको 5 नंबर में दे दे कि संचार क्या होता है और इसके तत्व कौन से होते हैं, प्रकाश डालिए। या फिर ये कह सकते हैं कि जनसंचार के कौन कौन से प्रकार है विस्तार से लिखिए। या फिर जनसंचार की विशेषताएं और उसके कार्य क्या हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। अब देख लेते हैं हम, संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मानव सभ्यता के विकास में जैसे जैसे हमारा सभ्यता का विकास होता गया तो उसमें संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखो, एक आदमी यहाँ है और एक आदमी यहाँ है। अगर इसके बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई वार्तालाप नहीं होगा तो हमारी सभ्यता विकसित कैसे होगी। तो आपको पता है कि सभ्यता के विकास में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान है। अब ये यहाँ पर हमें मिल जाता है। देखते हैं हम, देखो संचार किसे कहते हैं। ये था संचार किसे कहते हैं, संचार किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। संचार क्या है, अब एस्टेट वगैरह में भी आपसे पूछ सकते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट और अन्य जो हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट रहते हैं उसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि संचार क्या है। अब उसमें दे देते हैं 2-3 ऑप्शन और एक दे दे आपको घटना भी और एक ऑप्शन में दे दे प्रक्रिया। तो संचार एक घटना नहीं है, संचार एक प्रक्रिया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई सारे तत्व शामिल हैं। संचार के कई प्रकार हैं जिनमें मौखिक, अमौखिक संचार के अलावा संचार, देखो संचार क्या हुआ, हमारे जो भावनाएं हैं, हमारे विचार जो हैं, दो या दो से, देखो जो भी सूचनाएं, जो विचार और जो भावनाएं, सूचनाएं, विचार और भावनाएं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब आदान प्रदान होता है उनका, तो संचार कहलाता है। और संचार एक प्रक्रिया होती है, इसमें कई तत्व शामिल है। संचार, अब संचार कितने प्रकार का होता है, या तो मौखिक, हम ओरली वर्बली भी बैठे बैठे मौखिक रूप से भी बातचीत करते रहते हैं। अमौखिक भी संचार होता है, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जन संचार, ये संचार के कई प्रकार हैं। जनसंचार कई मामलों में अन्य रूपों से अलग है। जनसंचार, अभी मैंने बताया ना, समूह संचार और जनसंचार, संचार और जनसंचार में थोड़ा सा अंतर है। जनसंचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से अलग है। जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम भी करता है। तो जनसंचार क्या करता है, जनसंचार मतलब बहुसंख्यक लोगों के पास जब हमें कोई सूचना पहुंचानी होती है तो वो या तो हमारी शिक्षा से संबंधित होती है, मनोरंजन से संबंधित होती है, या कोई एजेंडा तय करना होता है। जैसे जब कोविड आया हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों को संबोधित किया था और जो इनसे बचने के जो उपाय थे कोरोना के लिए वो सबको बताई थी। जैसे ताली बजाएंगे, इतने बजे बजाएंगे, तो वो सब क्या था, एक एजेंडा तैयार किया गया था और वो एक जनसंचार का तरीका था। भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मकता के साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अब देखो, जो जनसंचार माध्यम है उनका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों का सचेत होना बहुत जरूरी है। अब जनसंचार में एक इंटरनेट आ जाता है, आपका इंटरनेट, और अब इंटरनेट के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं। इसी प्रकार से हम जनसंचार का माध्यम टीवी ले लेते हैं तो टीवी से भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ रहे हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई है। बढ़ते हैं हम अपने आगे की ओर।
जरा सोच संचार की अब परिभाषा हम पढ़ते हैं यहाँ पर। जरा सोचिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय को छोड़ दिया जाए तो हम और आप अधिकांश समय अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बात करने लगते हैं। देखो, क्या होता है कि संचार के बिना आदमी नहीं रह सकता। ठीक है, जब हम सोते हैं उस समय को छोड़ दें, तब उस समय संचार नहीं होता। लेकिन क्या कह रहा था कि हम अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बातें करने लगते हैं। सच तो ये है कि हम बिना बात किए रह ही नहीं सकते। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है, तो ये बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। संचार यानी कि संदेशों का आदान-प्रदान। देखो, जब छत पर खड़ी होकर एक इस छत पर औरत खड़ी होकर आपस में बात कर रही होती हैं, तो वो भी अपने संदेशों का आदान-प्रदान करती हैं। तो बातचीत में भी क्या होता है, हमारा संचार होता है। देख लेते हैं आगे। जरा सोचिए, क्या आप चुप रह सकते हैं? पहली बात तो यह है कि आप बहुत देर तक चुप नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप चुप रहना भी चाहें, तो क्या आप चुप रहते हुए भी कुछ नहीं कह रहे होते? कई बार ऐसा रहता है कि हम चुप रहते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और रहता है। हम अपने मन ही मन में सोच रहे होते हैं, तो वहाँ भी संचार चल रहा होता है। जैसे अगर आप घर या स्कूल में चुप बैठे हो, तो भी आप कुछ कह रहे होते हो सकता है आप नाराज़ हों या फिर उदास हों या फिर कुछ सोच रहे हों। आपका कोई दोस्त आपको चुप बैठा देख पूछ सकता है कि आप किसी से नाराज़ हैं या किसी बात पर उदास है। देखो, कई बार अक्सर हम चुपचाप बैठे रहते हैं तो लोग पूछते हैं, भाई क्या बात होगी, नाराज़ है क्या, उदास है क्या, कुछ कोई बात होगी क्या? तो ये भी क्या है, एक संचार है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे आप कुछ कहकर संचार कर रहे होते हैं, उसी तरह कुछ न कहकर भी संचार कर रहे होते हैं। तो आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा। हम चाहे या ना चाहें, अपने दैनिक जीवन में हम संचार के बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है। मतलब संचार के बिना जीवन ही नहीं है। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। मतलब संचार जब हम मृत्यु की शैया पर सो जाते हैं तो संचार अपने आप खत्म हो जाता है। वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं। देखो, पक्षी भी आपस में बोलते हैं तो संचार करते हैं। पशु भी रंभाते हैं, चिंघाड़ते हैं, तो वो भी संचार होता है। वो अपनी भाषा में अपने भाव व्यक्त कर रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतरीन है। तो ये आपको देखना है, मनुष्य की जो क्षमता और कौशल वो सबसे बेहतरीन है। अक्सर ये कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसका संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका है। कह रहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन उसे सामाजिक प्राणी बनाने में, उसका विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी किसकी है? संचार की है। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए संबंध स्थापित करते हैं। हम एक समाज में रहते हैं, आप और हम सभी लोग एक परिवार में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। संचार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। मतलब हमारी जो दिनचर्या चलती है सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि जब तक हम सोते नहीं हैं, वो सब कुछ संचार है। गौर से देखिए तो सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की कहानी है। मतलब हमारा सभ्यता का जो विकास है उसे हम किसका विकास कह सकते हैं? साधन और सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की कहानी। मतलब जैसे जैसे हमारा सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे हमारे जो संचार के साधन थे उनका भी विकास होता गया। देखो, सबसे पहले मनुष्य थोड़ा जंगलों में घूमता फिरता था, इतनी बातें करता था। धीरे धीरे उसे घर की ज़रूरत हुई, खाने पीने वो भोजन पकाकर खाने लगा।
खाने लगा तो मतलब उसकी जैसे खुद की सभ्यता विकसित होती गई तो वैसे उसे अधिक साधनों की ज़रूरत पड़ती गई, साधनों की ज़रूरत पड़ती गई तो हमारा संचार भी बढ़ता गया। ठीक है। तो दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए ही मनुष्य ने संचार के साधनों की खोज की। क्या कहा उसने? संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को, मतलब जो हम जैसे अब कोई आदमी बहुत दूर है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे कभी पहले बातचीत नहीं हो पाती थी, अब तो फ़ोन चल गए। फ़ोन से पहले की लाइफ को आप याद करो तो उनको समाचारों को पहुंचाने में समय लगता था, दूरी ज़्यादा थी। तो उन दूरियों को मिटाने के लिए क्या किया? संचार के माध्यमों की खोज की। तो क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे मनुष्य हमारी सभ्यता विकसित हो गई वैसे वैसे हमारे संचार के माध्यमों का भी विकास होता चला गया। आज हम जिस संचार क्रांति की बात करते हैं, आखिर वह क्या है? संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा आदि के जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को लगातार कम करने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या है कि आज हमारे जनसंचार के जो माध्यम हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं, और वो ज़्यादा किस लिए हुए कि जो हमारे संचार में समय लगता था उसको कम करने की कोशिश की। ठीक है। यही कारण क्या, संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हो रही हैं, भौगोलिक दूरियां मतलब एक आदमी दूसरे देश में है और एक आदमी यहाँ पर है। पहले क्या होता था, या तो कोई आदमी चल के जाएगा, या तो पहले तो समुद्री रास्ते से जाते थे, अब एरोप्लेन से जाते हैं तो उससे भी टाइम लगता था। लेकिन आजकल फ़ोन एक ऐसा माध्यम आ गया, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम आ गया कि हम जब चाहें उस दूर बैठे आदमी से बातचीत कर सकते हैं। बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सांस्कृतिक संस्कृति का, अब आप देखिए सबसे बड़ा उदाहरण आपको देती हूँ। हमारे जो भारत के लोग हैं या हमारे इंडियन जो लोग हैं वो विदेशी कल्चर को, विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। ये सब किसका कारण है? ये सब संचार माध्यमों के कारण है। नहीं नहीं, क्या सपने आ रहे हैं कि अमेरिका में लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे घर बनाते हैं, ऐसे रहते हैं? ठीक है। हमारे यहाँ पर इतना अच्छा पहनावा था, अब लोग वेस्टर्न सारे पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते जा रहे हैं, अनुसरण करते जा रहे हैं, और उसी तरह के कपड़े, खान पान सब कुछ वैसा ही चल गया। तो ये किसके माध्यम से पॉसिबल हो सका? ये सब जनसंचार माध्यम से। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें काफ़ी अध्याय हैं, काफ़ी मतलब पेजेस हैं इस लेसन में, तो थोड़ा धैर्य से आप पाठ को सुनते रहिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आएगी उसी पे हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ये केवल संचार का एक प्रस्तावना थी, भूमिका थी आपको समझाने के लिए कि संचार कहाँ कहाँ होता है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो, जनसंचार माध्यमों के जरिए कुछ ही मिनटों में हमें खबर मिल जाती है। अगर वहाँ किसी टेलीविज़न समाचार चैनल का संवाददाता मौजूद हो तो हमें वहाँ की तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती हैं। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो हम देख सकते थे फ़ोन में। अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है तो हम लाइव देख सकते हैं। तो ये सब किसके कारण संभव हो सका? तो ये सब किसके कारण हो, अभी कोविड में भी हमने एक दूसरे देशों के हालात देखी, तो ये सब किसका कारण था? जनसंचार के कारण ही। याद कीजिए 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले का पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने घटते देखा। अब ये आंकड़ा आप याद कर लेना। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि नहीं ये खास इतना तो नहीं है, लेकिन पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिए इस पर। इसी तरह आज टेलीविज़न के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरिए ठीक उसी समय देख सकते हैं। आप क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम भले न जाए, लेकिन आप घर बैठे उस मैच का सीधा प्रसारण या लाइव देख सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया है। सच पूछे तो आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम हैं, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मतलब जनसंचार का क्या कार्य है? हमारा मनोरंजन तो करते ही करते हैं, साथ में हमें जागरूक भी करते हैं। अभी कोविड के दौरान हम जागरूक हुए,
कि चीन में ये हालात हो रहे हैं कोविड के कारण, तो इंडियन लोग पहले से ही, भारतीय लोग पहले से जागरूक हो गए, सतर्क हो गए कि ऐसी हालत हमारे यहाँ भी हो सकती है। लेकिन हम जनसंचार माध्यमों की आकर्षक और रोचक दुनिया के बारे में और चर्चा करें उससे पहले ये जरूरी है कि संचार उसकी प्रक्रिया को बारीकी से समझा जाए। तो हम ये देखते हैं क्या है, क्योंकि जनसंचार संचार का ही एक रूप है। देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब आता है हमारे यहाँ पर काम की बात। अभी तक हमने जनसंचार क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, ये मैं आपको पहले बता चुकी, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना। ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। किससे हुई? चर धातु से हुई, जिसका अर्थ है चलना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। इसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। मतलब हम अव्यक्ति और माध्यम में जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर संचार का हमारा मतलब है, एक तो यहाँ पर आपके काम की लाइन है, संचार शब्द की व्युत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना। तो ये आपकी बात है। ठीक है। दूसरा क्या बात है आपकी? हम जो संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। ठीक है। मशहूर संचार शास्त्री विल्वर श्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। अब जिसको ऑब्जेक्टिव का पेपर देना है वो बच्चा इस बात को ध्यान रखेगा, पेपर में आ जाएगा कि किसके अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। किसके अनुसार? विल्वर श्रैम के अनुसार। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाना है। दरअसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभव को एक दूसरे से बांटते हैं, लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है। आप याद रखना, जो संचार है केवल दो व्यक्तियों तक सीमित घटना नहीं है। संचार के तहत सिर्फ दो या उससे अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जन संचार तक को शामिल किया जाता है। ये मैं आपको पाठ के पहले ही आपको बता चुकी थी। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफल, या तो जब हम अपने विचार और भावनाएं या सूचनाएं दूसरे तक पहुंचाएंगे तो या तो लिखित रूप देंगे या मौखिक देंगे या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संचार है। ठीक है। और इस प्रक्रिया को अंजाम कौन देगा? हमारे संचार के माध्यम, मतलब किसके माध्यम से पहुंचाएंगे हम भावनाओं, सूचनाओं और विचारों और संदेशों को? संचार के माध्यम से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, वॉइस क्लियर आ रही होगी आपके पास। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि संचार एक घटना की बजाय एक प्रक्रिया, मैं बार बार कह रही हूँ इस वर्ड पर ध्यान देना, संचार एक घटना नहीं है, एक प्रक्रिया है। एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया जिसमें सूचना देने और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। दोनों ही सक्रिय भागीदारी से ये प्रक्रिया पूरी होती है। अगर दोनों में से कोई संचार के लिए अनिच्छुक है तो संचार प्रक्रिया का आगे बढ़ना मुश्किल होता है। अब दो आदमी हम यहाँ बैठ के बातें करें, एक बोले जा रहे, एक बोले जा रहा है और दूसरा चुपचाप सुने जा रहा है, तो इस तरह से संचार तो भाई ठीक नहीं है, तो संचार आगे हमारा बढ़ ही नहीं पाएगा। इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक यानी इंटरएक्टिव प्रक्रिया है। ठीक है। तो इंटरएक्टिव मतलब ये एक आदमी बोले जा रहा है और एक आदमी चुपचाप सुने जा रहा है, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ये क्या हुई? एक अकेला आदमी बोले जा रहा है, तो ये अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया है। अब हम देख लेते हैं संचार के तत्व। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हमने संचार पढ़ा, तो संचार किसे कहते हैं? जब कोई भी संदेश, भावना या सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा संचार कहलाता है। संचार के तत्व कौन कौन से हैं? एक मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है, आप मेरी टेलीविज़न SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है, तो इसका अर्थ ये भी होता है कि इस प्रक्रिया
कि कई चरण या तत्व शामिल है। संचार की प्रक्रिया में कई तत्व शामिल है, इसमें कुछ प्रमुख तत्वों का हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। संचार की शुरुआत स्रोत एक मैं आपको बताती हूँ, एक यहाँ पर डायग्राम होगा इसका, ये रहा। यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं, फिर उसको पढ़ लेंगे कि कोई हमारे पास यहाँ पर कोई संदेश है या कोई सूचना है, ठीक है, या कोई भेजने वाला है, कोई मैं हूँ, मान लो यहाँ संचारक, ये है सेंडर, इसे सेंडर कहते हैं। ये जो हिंदी में इसे स्रोत या संचारक कहते हैं। इसके पास कोई संदेश है, ये अपने संदेश को भेजना चाहता है, किसके पास, इसके पास भेजना चाहता है, और इस संदेश को ये जो भेजेगा तो इस तक कैसे पहुंचाएगा, किसी माध्यम से पहुंचाएगा, ठीक है। अब संदेश यहाँ पर भी है और संदेश यहाँ पर, इससे पहुँचने से पहले भी यहाँ संदेश होगा और यहाँ भी संदेश है। तो संचारक के मन में कोई भावना आई, कोई सूचना आई, तो उसको क्या करेगा, ये एनकोडिंग करेगा। क्या करेगा, एनकोडिंग करेगा अपने संदेश को, और फिर किसी माध्यम से, माध्यम क्या हो सकता है आपका, टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, पत्र पत्रिकाएं हो सकता है। तो इसके माध्यम से कहाँ पहुँचाएगा, प्राप्तकर्ता रिसीवर के पास पहुँचा देगा। अब इसने जैसे जैसे इसने जो भेजा था वो और इसने उस चीज़ को समझ लिया और प्राप्त कर लिया, तो ये क्या देगा, प्राप्तकर्ता अपनी फीडबैक देगा, और किसके पास पहुंच जाएगी फीडबैक, वापस संचारक के पास, कि आपने जो संदेश यहाँ से यहाँ तक भेजा था उसकी फीडबैक देगा कि मेरे पास आपका संदेश पहुंच गया। अब क्या होता है कि जब हम संदेश भेज रहे हैं, जैसे अभी मैं आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और ये वीडियो, तो मैं कौन हूँ, स्रोत या संचारक, और मेरा काम क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से जो मेरे रिसीवर हैं, मैं उन तक ये संदेश पहुंचाऊं। अब मैं आप तक संदेश पहुंचाने किसका प्रयोग कर रही हूं, अपने रिकॉर्ड कर रही हूं अपने माइक के, अब मेरे पास माइक है, माइक से मैं रिकॉर्ड कर रही हूं, और फ़ोन के माध्यम से जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो फ़ोन के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाऊँगी, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताते हैं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा। अब मैं जब आपके लिए वीडियो टाइप कर रही हूँ, संदेश आपके पास भेजने के लिए तैयार कर रही हूँ, तो उस माध्यम में क्या आ सकता है, कोई शोर शराबा आ सकता है। जैसे मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, किसी बच्चे ने, मेरे बच्चे ने आके बाहर से शोर कर दिया, तो आप जो मेरी ये रिकॉर्डिंग है, या मेरे फ़ोन में कोई फ़ोन आ गया, तो किसी भी प्रकार का शोर आ सकता है। वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, और कोई भौतिक भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का शोर हो सकता है। तो क्या है कि मेरे को संदेश पहुंचाने में, संदेश जो मैं भेजना चाह रही हूँ वो प्राप्तकर्ता तक ढंग से हो सकता है ना पहुंच पाए। तो ये थी हमारी संचार की प्रक्रिया, मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या आगे दिया गया है शब्दों में, क्योंकि हमें लिखना भी है और हमें ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है। इस पाठ को पढ़ाने के पीछे हमारा यही मकसद है कि हमें कई प्रकार के सवालों के जवाब देने हैं। केवल एचपीएससी के लिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, एसटेट स्टूडेंट भी इसे पढ़ेंगे, 11वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं, और अदर परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है, केवीएस वगैरह में भी। जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है, तो मैं यहाँ से थे हम, संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है, स्रोत या संचारक से होती है। अभी मैंने बताया संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, स्रोत या किससे होती है, संचारक से होती है, ठीक है। स्रोत या किससे होती है, संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने विचार, संदेश या भावना को, मतलब संचारक का क्या होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। अब मैं यहाँ एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैं मेरे रिसीवर तक मैं भेजूंगी ये चीज़, तो मेरा एक उद्देश्य है कि मैं इस पाठ में जो भी बातें बताई गई हैं वो आपके पेपर में आपके काम आई। तो हर संचारक का एक उद्देश्य होता है। अब उसी उद्देश्य के साथ अपने विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें, आपको इतिहास की किताब चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा के एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का सहारा लेंगे। भाषा असल आप देखो, आपके मन में आए कि मुझे अपने दोस्त से किताब मांगनी है। किताब मांगनी है तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? भाषा का सहारा लेंगे। तो भाषा असल में एक तरह का कूट चिन्ह या कोड होता है। मतलब हमारे मन में एनकोडिंग क्या होती है, अब हम यहाँ पर बात करें एनकोडिंग की, कि जो संचारक या स्रोत है, उस स्रोतक है, उसके मन में क्या आया, कोई विचार, कोई भावना या संदेश आया, वो उस विचार को भेजना चाहता है। तो भेजने से पहले वो अपने उन शब्दों, अपने विचारों को क्या करेगा, एनकोडिंग करेगा, उनको भाषा का रूप देगा, या तो लिखित देगा या मौखिक देगा। ये संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण है। मैंने आपको अभी डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाया था। सफल संचार के लिए जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो। मतलब जो संचारक है, जो संदेश वो भेज रहा है, ये बात सोच ले कि जो प्राप्त करता है वो इस कोड को समझ भी पाएगा या नहीं पाएगा। ठीक है, जिसे आप अपना संदेश भेज रहे हैं उसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। मतलब जो बात, कई बच्चे ऐसे होते हैं देखो, कि हम कोई बात कहना चाहते हैं और हम बोल नहीं पाते, मतलब हम उसकी एनकोडिंग नहीं कर पाते। ठीक है, कोई भावनाएं हमारे मन में होती है और हम चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, कई ऐसे होते हैं जिसको लिखना नहीं आता, तो मतलब वो एनकोडिंग नहीं कर पाता। तो हमारे संचार को दूसरे के पास भेजने के लिए एनकोडिंग जरूरी है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भाषा असल में एक कोड या कूट चिन्ह है, ये हम पढ़ चुके हैं, और ये मैंने आपको बता दिया कि उसके ऊपर संचारक का पूरा अधिकार होना चाहिए भाषा के ऊपर। अब दूसरी बात क्या आती है हमारी, क्या आती है, इसके बाद संचार प्रक्रिया में अगला चरण संदेश का आता है। स्रोत या संचारक बता दिया, कोई भी स्रोत या संचारक, उसके मन में कोई भी भावनाएं, कोई सूचनाएं आई जिसे वो दूसरे व्यक्ति तक भेजना चाहता है, तो उसे संचारक कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, संदेश का आता है। संचार प्रक्रिया में अगला चरण किसका आता है, संदेश का आता है। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। मतलब संचारक का क्या प्रमुख उद्देश्य होता है कि वो जिस संदेश को भेज रहा है, प्राप्तकर्ता तक भी वो संदेश पहुंच जाए और वो उसे समझ जाए। इसलिए सफल संचारक के लिए जरूरी है, संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसके समझना उतना ही आसान होगा। यानी कि संदेश जो है साफ, सीधा और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, ताकि उसे प्राप्तकर्ता आसानी से समझ ले। देखने, जब संदेश हमारा साफ सुथरा नहीं होता है तो उससे क्या गलती होती है, आपस में हम बातचीत कर रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं किसी बात को किसी और भावना को लेकर, और समझने वाला उसको गलत समझ लेता है और वहीं पर उनके लठ बज जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का संचार ही है। ठीक, आपको ये इस बात का ध्यान रखना होगा। तो संदेश का मतलब क्या हुआ, संदेश का मतलब क्या हुआ, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण है, और संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत महत्व है। मतलब संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। एक ये है, संदेश जितना स्पष्ट होगा, सीधा होगा, और प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। अब देख लेते हैं आगे। ये तो हम आज पूरा कर लेते हैं, एक और इसकी नेक्स्ट वीडियो और बना देंगे, क्योंकि एक लेसन 2 वीडियो में आएगा कम से कम। लेकिन संदेश को किसी, अब संदेश तैयार हो गया, साफ सीधी और स्पष्ट भाषा में संदेश तैयार हो गया, तो क्या करेंगे, संदेश को किसी माध्यम या चैनल के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे बोले हुए शब्द प्राप्तकर्ता तक कैसे पहुंचते हैं, ध्वनि तरंगों के जरिए। जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए, इसी तरह जबकि संदेश कैसे
जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के दृश्य कैसे दिखेंगे? जब प्रकाश होएगा तभी तो दृश्य दिखेंगे, अंधेरे में तो दृश्य दिखेंगे नहीं। इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविज़न, फिल्म, ये सारे क्या हैं? जनसंचार के माध्यम है। अब लास्ट आता है हमारा प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। प्राप्त संदेश का कूट वाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। प्राप्तकर्ता क्या करेगा? भाई मेरे पास संदेश आ गया तो उसे मैं अंडरस्टैंड तो करूँगा ना। अंडरस्टैंड करना, उसे समझना ही क्या कहलाता है? ये डिकोडिंग कहलाता है। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। डिकोडिंग का क्या अर्थ है? डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। डिकोडिंग का क्या अर्थ है? प्राप्त संदेश को निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। और एनकोडिंग का मतलब क्या था? संचारक के मन में जो उद्देश्य है या जो भावनाएं हैं जो प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहता है, उसको एक लिखित रूप देना या मौखिक रूप देना, उसको मतलब संदेश को तैयार करना, वो क्या कहलाता है? उसका एनकोडिंग कहलाता है। प्राप्त करते हैं, रिसीवर हो गया आपका। अब क्या है इसमें? संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है। अगर हमने कुछ लिखकर भेजा है, भाषा में लिखकर भेजा है या कुछ संकेतों में लिखकर भेजा है, तो संदेशकर्ता को पहले ये सोच लेना चाहिए कि जिसके पास तू भेज रहा है वो इन्हें समझ भी पाएगा या नहीं पाएगा। अगर नहीं समझ पाएगा तो उसका संदेश भेजना सार्थक ही नहीं हुआ। ठीक है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, संदेश का आखिरी लक्ष्य क्या होता है? क्या होता है? क्योंकि वही आखिरी लक्ष्य कौन होता है? प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, वह कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है, कोई एक संस्था अथवा एक विशाल जन समूह भी हो सकता है। अब जैसे मैं एक वीडियो बना रही हूँ, बना तो मैं अकेली रही हूँ, लेकिन जब ये आप लोगों तक पहुँचाऊँगी तो इस वीडियो को देखने वाला कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है पूरा एक ग्रुप भी देखे, या कोई एक संस्था हो जो चला के दिखाए, या एक जन समूह भी हो सकता है। ठीक है। तो प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। वह प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। यानी कि आप अपने मित्र से पुस्तक मांग रहे हैं, आपका संदेश भेज रहे हैं कि भाई तेरी हिस्ट्री की किताब देना, इतिहास की किताब देना। अब वो किताब देगा या नहीं देगा, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फीडबैक से ये भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं मिला है। अगर उसका गलत मतलब भेजेगा तो फीडबैक देगा कि भाई ये चीज़ ऐसे हो गई, फिर वो रिसीवर संदेश करता या संचारक नहीं भाई मैंने ये चीज़ ऐसे नहीं, ये बात ऐसे बोली थी। तो हमें किससे पता चलता है? ये सारी बातें फीडबैक से पता चलता है। और इसी तरह से संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती, उसमें कई बाधाएं भी आती हैं। बाधाओं को क्या कहते हैं? शोर या नॉइज़ कहते हैं। ये मैं आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझा चुकी थी। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, मानसिक हो सकता है, तकनीकी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी है। ये बात मैंने अभी बताई और आपको ये डायग्राम भी बता दिया। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि जन संचार के प्रकार कितने हैं। देख लेते हैं कितने प्रकार हैं। तो ये सारे आएंगे, हम इसे कल बारी बारी अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और चैप्टर अभी काफ़ी लंबा है, देख लेते हैं, और काफ़ी है लेकिन
बस इतना ज़्यादा तो और नहीं है। वाह, इसकी तो हो सकता है 3 वीडियो बने। तो और बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स पर भी डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पर भी हम एक बार नज़र डाल लेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है एचपीएससी पूछेगी हमसे, तो हमें क्वेश्चंस के बारे में भी पता होना चाहिए। अब ये आगे आसान है, हम जनसंचार के कार्य पढ़ेंगे। अब इससे भी पीछे थे हम। जनसंचार के कार्य यहाँ थे, जनसंचार के प्रकार। अभी हम जनसंचार के प्रकार पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जनसंचार के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार के बताए। कोई मौखिक है, कोई अंतर्वैयक्तिक है, कोई अंतर्वैयक्तिक है। तो ये हम अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, लेकिन बने रहिए कि 2 वीडियो या 3 वीडियो में अगर ये लेसन कवर होता है, लेकिन अंत में हम इस पर बनने वाले सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो सारी वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।